हेलो फ्रेंड्स। बात आज हम करेंगे G20 की, ग्रुप 20 की, यूरोपीय यूनियन और 19 अदर कंट्रीज़। लेकिन इन सब बातों के जानने के पहले हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या ऐसे कारण थे जो G20 ग्रुपिंग का आई अस्तित्व में। तो जब G20 की बात होती है तो 1995 से 1997 के बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो आई थी उसका भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। इसके पहले यह भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से एक समय में इनकी अर्थव्यवस्था 1980 से लेकर 1990 तक बहुत तेज़ी से बूम की थी, बहुत तेज़ी से बूम की थी। इसके पीछे के कारण क्या थे और इसके फेलियर के कारण क्या थे। बात उस समय की है कि एक बार ऐसा हुआ था 1980s के समय में, जब जापान की येन अचानक से ही वहाँ के गवर्नमेंट ने येन को इंक्रीज करना चालू कर दिया रैपिडली। ये जापान की येन स्ट्रांग मजबूत होना चालू हो गई और ग्रो अप होने लगी, जिसके कारण वहाँ के इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कम होने लगा। मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नए मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल कॉस्ट वहाँ का बढ़ने लगा, तो प्रॉफिट में कमी आने लगी। एक समय ऐसा आया कि प्रॉफिट बहुत मार्जिन हो गया। उन्होंने उसी वक्त दूसरे डेस्टिनेशंस की तलाश करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगभग ना के बराबर जापान में हो गई। उसी वक्त थाईलैंड अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजिंग लेके आता है। थाईलैंड उस समय एक ऐसा देश था जहाँ पे लो इन्फ्लेशन था, लो लेबर कॉस्ट था और इम्पोर्ट ड्यूटी 30% से घटा करके 70% वहाँ की सरकार ने कर दिया था। तो वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए यह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाई दिया। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इनकी गुड थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थाईलैंड में एफडीआई के माध्यम से बम्पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए। सरकार की पॉलिसी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चालू हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट से उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोजर मिलता था और साथ ही साथ वर्ल्ड में जो सप्लाई साइड की क्राइसिस थी उसका उनको लाभ मिलता था। इस वजह से अचानक से ही थाईलैंड और थाईलैंड के आसपास की कंट्रीज़ सेम पैटर्न पे चलना चालू हो गया। तो इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी की जो रीढ़ थी, वो पिलर्स जो थे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे और एफडीआई फ्लो के कारण इनके यहाँ इकोनॉमिक बूम आया था। साथ ही उसी समय सेम टू सेम समय में 1980s के ही समय में यूएस में जो इंटरेस्ट रेट था वो 15% था, लेकिन इंड तक आते आते 6% इंटरेस्ट रेट हो गया। तो जब इंड तक 1980s के इंड तक आते आते 6% तक हो गया, तो यूएस के इन्वेस्टर्स भी, यूएस में इन्वेस्ट करने वाले जो मैन्युफैक्चरर थे, उनके लिए भी एक नया डेस्टिनेशन की ज़रूरत थी जहाँ पे अच्छी प्रॉफिट मिल सके। तो उनके लिए भी थाईलैंड और अदर कंट्रीज़ एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह दिखाई दिए। लेकिन परिस्थितियाँ बदली। चाइना एंड अदर कंट्रीज़ इन देशों के कंपटीटर के रूप में उभरे, जिससे कि इनसे चीप लेबर, खुद ही चाइना अपने आप में एक बड़ी इकानमी भी है, साथ ही बड़ा पॉपुलेशन होने की वजह से खुद में ही सप्लाई है और चीप लेबर और चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज वहाँ से आना चालू हुए, जो एक नए तरीके का कंपटीशन पैदा किए। साथ ही साथ यूएस में भी अपने तरीके का एक चेंजिंग लेके आया। जो यूएस इन्वेस्टर्स थे वो फिर से यूएस की तरफ मूव कर गए और एक बार ऐसा हुआ कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो एफडीआई और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ पे आधारित इकोनॉमिक बूम लिए हुए थी, अचानक से ही लड़खड़ाना चालू कर दी और यहाँ पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो ये था इकोनॉमिक सिचुएशंस साउथ ईस्ट एशिया का, जिसकी वजह से
पूरे वर्ल्ड वाइड इसका प्रभाव पड़ा। तो उसी समय G20 ग्रुप का भी निर्माण हुआ। तो G20 ग्रुप आफ्टर द शॉक ऑफ साउथ ईस्ट एशियन 26 सितंबर 1990s को यह अस्तित्व में आया। ये शुरुआती दौर पे फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे डिस्कशन का एक फोरम था। बाद में इस फोरम ने अपने दायरे को बढ़ाया, अपने एरियाज़ को बढ़ाया। ट्रेड, कॉमर्स, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ पे भी डिस्कशन करना चालू किया। G20 देशों में प्रमुखतः देश दुनिया के 85% GDP लिए हुए देश हैं। 2/3 पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। 75% ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो देश हैं जर्मनी, USA, रसिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना और इटली, और साथ मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन। यह 20 देशों का समूह है जो प्रीमियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन काम करता है। कुछ जब ये अब G20 कंट्रीज़ की जो एनुअल मीटिंग होती है, वो एनुअल मीटिंग में कुछ चीफ कंट्रीज़ होते हैं और गेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और गेस्ट कंट्रीज़ होते हैं। गेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में मेनली तौर पे जो इंडिया में हो रहा है G20, उसमें UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ILO, OECD, ASEAन, ISA, ADB। साथ ही साथ जो कंट्रीज़ हैं, जो चीफ गेस्ट कंट्रीज़ हैं, उसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ये गेस्ट कंट्रीज़ हैं। G20 कंट्रीज़ का ग्रुप का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ना ही कोई परमानेंट चार्टर है। जो होस्ट कंट्री होती है वही सेक्रेटरीट होता है। G20 कंट्रीज़ की मीटिंग के लिए ट्रोइका एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ट्रोइका है क्या? बेसिकली ट्रोइका एक ऐसा 3 देशों का समूह है जो लीड करता है इन सब मीटिंग्स को, जिनकी वजह से ये मीटिंग्स हो पाती हैं। तो ये 3 कौन कौन से कंट्रीज होते हैं? पहला वो होता है जो खुद होस्ट कर रहा होता है, जैसे कि इंडिया 2023 में न्यू दिल्ली में होस्ट कर रहा है। दूसरा वो होता है जो इसके पीछे वाला होता है, नेट प्रीवियस मीटिंग जहाँ हुई रहती है, जैसे इंडोनेशिया के बाली में हुआ था तो इंडोनेशिया है। और नेक्स्ट होता है जो कि ब्राज़ील है 2024 में यहाँ पे होस्ट होगा। तो ये ट्रोइका बनाते हैं जो कि एक बहुत ही पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग, एक G20 के बीच में कोऑपरेट करने वाला एक लीडिंग स्मॉल ग्रुप है। G20 पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ट्रोइका जो संगठन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इनके बीच के, किस तरीके की फोकस रहनी चाहिए और इनसे रिलेटेड कौन सी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, तो इस पे ये सब चीज़ आधारित होता है। इस बार का G20 समिट हो रहा है सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली में, जिसको भारत गवर्न कर रहा है। भारत का G20 सम्मेलन जो हो रहा है उसका लोगो और थीम क्या है, इस पे चलिए हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका लोगो की जो बेसिक जो कलर है वो इंडियन नेशनल फ्लैग के कलर हैं, सैफरान, वाइट एंड ग्रीन, साथ ही साथ ब्लू जो प्लेनेट अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। प्लेनेट अर्थ ब्लू है जो रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग है प्रो प्लेनेट अप्रोच टू द लाइफ। और ये जो लोगो है उसमें प्लेनेट अर्थ
लोटस के ऊपर है। तो लोटस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लोटस इंडिया का नेशनल फ्लावर है, इसकी वजह से इस लोगों में है और यह एक सिंबल है ग्रोथ का, चैलेंज के बीच का। आफ्टर कोविड बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वर्ल्ड को झेलना पड़ रहा है। सप्लाई साइड से प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रेशर है, क्लाइमेट इश्यूज, नए तरीके की टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू टाइप के इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और न्यू टाइप के चैलेंजेस आए हैं। तो इसलिए ये इन चैलेंजेस के बीच में किस तरीके से वर्ल्ड एक प्रॉस्पेरस वर्ल्ड की तरफ मूव करेगा, एक बेटर लाइफ की तरफ जाएगा, इसका प्रतीक होता है हमारा नेशनल फ्लावर लोटस। और अर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो प्रो प्लैनेट अप्रोच टू द लाइफ, इट मीन्स परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर। तो हमको ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि हम डेवलपमेंट करें तो मैक्सिमम हार्मनी के साथ नेचर के रह सकें। G20 के लोगों के सबसे नीचे लिखा हुआ है भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में। इसका प्रमुख थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह महाउपनिषद से लिया गया है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि वैल्यू फॉर ऑल लाइफ, सारे लाइफ को वैल्यू कैसे? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लेनेट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स। एक स्पॉटलाइट भी है जो लाइफ करके है, इट मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस की तरफ हम मूव करेंगे। अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अपनी सोशल प्रॉस्पेरिटी, अपनी चैलेंजेस जो हैं उसमें जो हम तरीका ढूंढेंगे वो सस्टेनेबल होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, बोथ एट द इंडिविजुअल एंड द नेशनल लेवल, लीडिंग टू, और ये क्या करेगा? लीड करेगा, leading to the globally transformative actions resulting in the cleaner, greener and blue future. थैंक यू, धन्यवाद।